हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन और आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। ठीक, ये क्लास 9th में भी है और क्लास 11th में भी है। ठीक, तो क्लास 9th में तो सबने पढ़ रखा होगा, वही क्लास 11th में भी है। ठीक है, पर इसको थोड़ा अलग वे में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं, फिर देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। लॉज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट इफ नो if no external force if no external force on a system if no external force on a system is applied, then linear momentum is conserved। ठीक, ये हमारा क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या कह रहा है कि इट स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज अप्लाइड देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक, लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। इसको ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं, कैसे कि और करके, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स applied on a system या फिर on a isolated system on a isolated system then initial momentum is equal to final momentum of a system। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ठीक, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम है, ठीक, और ये ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, जिसका मास m है। ठीक, तो ये क्या है कि कुछ समय बाद यहाँ पे चला गया और अभी भी ये मान लेते हैं v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका मास कितना है? m। ठीक है, तो इस समय जो लीनियर मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम, और इस समय जो मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में अब एक क्वेश्चन एराइज होगा कि यहाँ पे मास m है, वेलोसिटी भी, यहाँ भी मास m है, वेलोसिटी भी, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम तो सेम होगा ही। पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मास है m और यहाँ भी मास है एक m। ठीक, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। ठीक, ये क्या है कि मान लेते हैं u1 स्पीड से मूव u2 स्पीड से मूव कर रहा है और ये u1 स्पीड से। ठीक, अगर ये u1 स्पीड से मूव कर रहा है और मान लेते हैं कि u1 इज ग्रेटर देन क्या? u2। u1 क्या है? ग्रेटर देन u2 है, तो ये इससे कोलाइड कर जाएगा कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि ये तेजी से मूव कर रहा है और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। ठीक, तो आपस में क्या कर जाएंगे? दोनों कोलाइड, इसका मास m1, इसका m2, और जैसे ही कोलिजन होगा कुछ समय बाद क्या होगा कि दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक, हो सकता है ये v1 स्पीड से मूव करे और ये v2 स्पीड से मूव करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये इसी को हम बोल रहे हैं क्या? आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम हम किसी को भी मान सकते हैं, जैसे 10 बॉडी है, ठीक, 10 बॉडी को हम आइसोलेटेड सिस्टम मान लिए। अब इस 10 बॉडी को छोड़ के जितने भी बाहर के बॉडी हैं सब अदर है, अदर बॉडी, ठीक, सराउंडिंग है ये। वैसे ही इस 2 बॉडी को हम एक सिस्टम मान लिए, ठीक, इन 2 बॉडी को एक सिस्टम मान लिए। इसका मतलब कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे हम बाहर से फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ये बॉल इससे कोलाइड कर गया या फिर ये इससे कोलाइड कर जाए, ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं, बाहर की दुनिया से नहीं सराउंड मतलब कोलिजन हो रहा है, ठीक। यानी कि इससे कोलाइड करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अब इस केस में इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, तो पहले वाले का मोमेंटम ऐड करेंगे तो m1 इंटू u1 और दूसरे वाले का मोमेंटम ऐड कर देंगे m2 u2, ठीक है। ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम हम निकाल लेंगे, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v, तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अच्छा, ये मोमेंटम सेम क्यों हो जा रहा है, क्यों कंजर्व हो जा रहा है, हमें अब ये समझना है। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, नो एक्सटर्नल फोर्स। क्या लिखा हुआ है, नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ भी वही चीज लिखा है। मतलब कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, ठीक, उसके बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। अब इसको हम लोग समझते हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा, मींस कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तब ये लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसका डेरिवेशन छोटा सा, ठीक, एक बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। समझते हैं कैसे। लिखा हुआ है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, यहाँ पर 0 है। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है। इसका मतलब कि अच्छा, ये फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, dp बाई dt, यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स के इक्वल होगा, न्यूटन सेकंड लॉ। तो अच्छा, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, ठीक। तो अगर F एक्सटर्नल 0 है तो dp बाई dt ये भी 0 होगा। इसका मतलब dp इज इक्वल टू 0, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, dp इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, ये क्या है, ये है चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब कि यहां से हम समझ सकते हैं कि डेल्टा पी क्या होगा, 0 होगा। ये बहुत ही छोटे से चेंज के लिए लिखते हैं डीपी, और डेल्टा पी बहुत ही लार्ज चेंज के लिए, ठीक। पर ये जो चेंज है, स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, ये हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब कि पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। तो ये है क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं चाहे तो एक बार। ठीक है। अच्छा, ये जो dp बाई dt है, ठीक, ये ना समझ में आ रहा हो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे, क्लास 9th में जैसे होता था कि एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, 0 के, तो ये भी 0 के इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम, यानी कि ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू 0, यानी कि पी आई इज इक्वल टू क्या, पी एफ। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक। वही मीन्स कि अगर स्मॉल चेंज के लिए क्या है, 0 है, तभी भी चेंज इन मोमेंटम क्या है, 0 आएगा। अगर वही लार्ज के लिए ले लें, ठीक, लार्ज के लिए, ठीक, तभी भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इस पे एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, वो देखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, इसको एक बार फिर से देख सकते हैं कि अगर f इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो dp बाई dt भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि dp इज इक्वल टू 0 होगा। और dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो इस ये 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि जो p होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे हम 2 बॉल का एग्जांपल लिए थे, ठीक, वही अब हम करने जा रहे हैं, ठीक, अलग ढंग से एक छोटा सा डेरिवेशन, ठीक। ये जैसे हम डायरेक्ट समझ चुके हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या ला रहे थे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू क्या, m1v1 प्लस m2v2, ठीक, यही ला रहे थे। अब ये जो है, ठीक, इसको हम लोग थोड़ा अलग ढंग से लाएंगे, ठीक, कैसे, न्यूटन थर्ड लॉ से, कैसे, न्यूटन थर्ड लॉ से, देखते हैं कैसे। जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, हम ये कैसे अब डिराइव करने वाले हैं, न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो यही करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है m1, ये u1 स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और एक दूसरा बॉडी है m2, ये u2 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। आफ्टर सम टाइम ये दोनों कोलाइड कर जाता है, इसका मास m1 है, इसका मास m2। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, को यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन, ठीक, क्या हो रहा है, कोलिजन दोनों मास के बीच में, ठीक। अच्छा, कुछ समय बाद क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉल है, ठीक, और इससे जाके कोलाइड कर गया, दोनों मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है, और मान लेते हैं कि जो u1 है, u1 ये ग्रेटर देन क्या है, u2, ये एक कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं। तो अगर ये तेजी से मूव कर रहा है तो इससे कोलाइड करेगा, तो ये हो सकता है और इसका स्पीड बढ़ जाए, मान ऐसे जा रहा है और ये धक्का लग गया, तो ये और तेजी से गया, मतलब कि हो सकता है कि अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो, बिल्कुल हो सकता है। इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास m2, तो अब ये v2 स्पीड से मूव करेगा और ये v1 स्पीड से, वेलोसिटी हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि डिराइव करेंगे उसको, कैसे, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोल रहा था कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये किसके इक्वल होगा, निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये क्या है, फोर्स ऑन ए, ठीक, ड्यू टू बी, इस मास को मान लेते हैं ए और इस मास को मान लेते हैं बी, ये क्या है, ए है, ये बी है, वैसे ये ए है और ये वाला बी, ठीक। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ये इज इक्वल टू होगा क्या, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स ऑन ए निकाल रहे हैं हम, फोर्स ऑन ए,
तो फोर्स ऑन ए क्या है, m1, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, किसका, 1 वाले का। तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, m1। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा पहले वाले मास का, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी, v माइनस यू अपॉन में टी। ठीक, मान लेते हैं टी टाइम बाद वेलोसिटी u1 से क्या हो गया है, v1 हो गया है, क्या हो गया है, v1। ठीक, इसका मतलब इसको हम v1 लिखेंगे, इसको u1, क्योंकि पहले वाले मास के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, क्या निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये कितना आएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ये कितना आएगा, तो फोर्स ऑन बी है यानी कि m2 होगा, m2 वाले का मास लेंगे, ठीक, मतलब b का, और यहाँ पे a2 होगा, तो ये कितना आएगा, m2। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, तो इसका भी वही v माइनस यू अपॉन में टी, तो v माइनस यू अपॉन में टी, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी a2 का ले रहे थे हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो बाई यूजिंग क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बट यहाँ माइनस साइन होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यही क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखते हैं, एफ ए बी आया है, यहाँ पर आया है, तो लिख लेते हैं m1 यहाँ पर v1 माइनस u1 अपॉन में t इज इक्वल टू m2, यहाँ पर होगा क्या, v2 माइनस u2 अपॉन में t। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज दिख रहा है, क्या चीज, कि ये t से t गया। ठीक है, t से t गया, तो थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये कितना आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब u वाला सब हम एक साइड लिख लेते हैं। ठीक, तो अच्छा, यहाँ माइनस साइन एक छूट रहा है। ठीक, यहाँ पर एक माइनस साइन भी होगा ये वाला। ठीक है, माइनस साइन भी होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्या यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर होगा, और ये m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 v2, ये माइनस माइनस प्लस m2 u2, ये आएगा, बिल्कुल ये आएगा। तो यहाँ माइनस साइन होगा। ठीक, तो इस v को इधर हम ला रहे हैं। ठीक, ये m2 v2 को इधर ला रहे हैं, तो ये चूंकि किस में है, माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो m1 v1 तो पहले से ही है, ये इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, क्या, m2 v2 इज इक्वल टू, अच्छा ये m1 u1 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी m1 u1 प्लस, और ये क्या है, m2 u2, और यही हमें लाना था। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम है ना, फाइनल मोमेंटम यानी m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इनिशियल मोमेंटम के, m1 u1 m2 u2। ठीक है, मीन्स कि न्यूटन थर्ड लॉ, कौन सा, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है देखा जाए तो इसमें। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम बताया था ना कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, यानी कि dp अपॉन में dt किसके इक्वल होगा, जीरो के, यानी कि dp इज इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जीरो।
चेंज इन मोमेंटम 0 है, यानी कि मोमेंटम कंजर्व होगा, चेंज ही नहीं हो रहा है वो, ठीक है। यानी कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो एक बार देख सकते हैं आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ा जाए और इसी पे बेस्ड एक हम एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक ही मिट गया, ठीक। ठीक है, लीनियर मोमेंटम तो समझ में आ गया होगा क्या होगा, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसी का बेस्ड एक एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक। एप्लीकेशन तो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक। जैसे एक एप्लीकेशन में जैसे हम ऐसे गोली मारते हैं, ठीक, गन से ऐसे शूट करते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जब भी हम गन से ऐसे शूट करते हैं, ठीक, तो पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्या लगता है? पीछे की तरफ धक्का, ठीक। ऐसे हम सोच रहे हैं कि आगे मारेंगे, ढिचकियाँ हो, तो ये पीछे हल्का-सा आ जाता है, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा कहीं न कहीं, ठीक। किसी ने मारा तो नहीं ना? खैर, ऐसे शूट करते टाइम होता क्या है कि जब भी हम ऐसे गोली मारते हैं तो गन हल्का-सा पीछे चला जाता है। क्यों जाता है उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक नॉर्मल सा गन बनाते हैं, ठीक। ठीक। एक नॉर्मल सा क्या है, गन है, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं कि हम एक बुलेट फायर कर रहे हैं। क्या फायर कर रहे हैं? बुलेट। एक छोटा-सा बुलेट आगे की तरफ फायर कर रहे हैं, ठीक। मान लेते हैं कि ये यू स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। कितने स्पीड से? यू। और मान लेते हैं कि इसका मास है स्मॉल एम। क्या है? स्मॉल एम, ठीक। अच्छा, ये जो गन है, क्या है? गन। इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम है। क्या है? कैपिटल एम, ठीक। अच्छा, इससे जैसे ही हम शूट करेंगे तो ये गोली आगे जाएगा, ठीक। तो ये क्या है? हल्का सा पीछे जाएगा। मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से पीछे जाएगा, ठीक। मतलब ये v बहुत कम होगा, ठीक। अब ऐसा थोड़ा है कि हम इधर गन शूट कर रहे हैं और इधर जो बंदूक है वही दूसरे तरफ चला जाए। ऐसा तो होगा नहीं। ऐसे शूट करते हैं तो गन हल्का सा पीछे जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि इधर शूट किए तो गन गायब। गन क्या है, गायब, उड़ के चला गया, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये जो बुलेट है इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बहुत स्पीड से आगे जाता है, बहुत स्पीड से। और ये जो गन है बहुत स्लो जाता है। पर ये जो बुलेट है इसका मास बहुत कम होता है और जो गन है इसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं ना होगा कि जो गन है वो हल्का है और बुलेट उसमें जो है बहुत भारी भरकम है, पत्थर इतना। अब जैसे ही गन में बुलेट डाल रहे हैं, गन नीचे। ऐसा तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है कि इस केस में क्या होगा, m2 इज ग्रेटर देन m1 होगा, ठीक। मतलब स्मॉल m, कैपिटल M इज ग्रेटर देन m1, ठीक। एंड इसमें जो v1 है ये क्या मतलब v है, ये लेस देन क्या होगा, u होगा। ये दोनों कंडीशन होता है एक्चुअली डे टू डे लाइफ में, ठीक है। आगे समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो होगा क्या, पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं। क्या? इनिशियल मोमेंटम। तो जैसे ही हम गन से ऐसे शूट कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, शूट। तो ऐसे जब शूट करेंगे हम, तो अभी गन और बुलेट दोनों रुका हुआ है, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। मतलब कि शुरू-शुरू में, ठीक, शुरू-शुरू में मास कैपिटल M है, ठीक, और वेलोसिटी 0 है पहले वाले का, प्लस जो बुलेट है उसका मास M है पर वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 आएगा ना, पर फाइनल मोमेंटम नहीं।
फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम निकालते हैं किसका, पहले इसका मोमेंटम ऐड करते हैं, तो ये क्या है, m इंटू यू, स्मॉल m इंटू स्मॉल यू, ये किसका है, बुलेट का है, ये किसका है, बुलेट। अब यहाँ पे हम गन का लिखेंगे, ठीक, तो गन का क्या होगा, m इंटू भी, ठीक है। अब वेक्टर साइन के साथ हम लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर वेक्टर साइन के साथ नहीं लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। रिमेंबर वन थिंग कि अगर वेक्टर साइन नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्लास 11th में क्या होगा, वेक्टर साइन के साथ होगा, ठीक। तो हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P फाइनल किसके इक्वल होगा, P इनिशियल के, और P फाइनल कितना है, m इंटू यू प्लस कैपिटल M इंटू भी, ये कितना है, 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो 0 होगा ना। तो यहां से मान लेते हैं कि हमको ये भी निकालना है, कितने वेलोसिटी से गन पीछे जाएगा, ठीक। तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, m इंटू भी इज इक्वल टू m इंटू यू। तो यहां से भी कितना आएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस m u अपॉन में m, ये कैपिटल M आ जाएगा नीचे, ठीक। ये क्या है, वेलोसिटी है किसका, गन का। अभी हम इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक। पहले ये समझ लेना है कि इनिशियल मोमेंटम गन का कितना है, 0, फाइनल मोमेंटम ये होगा, फाइनल मोमेंटम इनिशियल के इक्वल होगा, ठीक। क्योंकि जो गन है और बुलेट है ये दो मास की तरह है, जैसे M1 M2 था ना, M1 M2, तो वैसे ही एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इधर से गोली निकल रहा है तो बुलेट, ये मतलब गन भी है वो भी पीछे जाएगा, क्यों, ताकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो, इधर जितना मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम इधर भी होगा, किसका, गन का, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। पूरा अच्छे समझते हुए इसको पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि बस न्यूमेरिकली समझ गए, चीजों को समझना है कि किस चीज का मास ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा, है कि नहीं। अब ऐसा थोड़े कि गन है तो उसका वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड दे देगा, ऐसा है क्या, कभी नहीं। इतना ज्यादा गन का थोड़े ही होगा, बुलेट का हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। वही मान लेते हैं गन है, ठीक, वही क्या है, गन है, ठीक। यहां से एक बुलेट फायर हो रहा है, क्या फायर हो रहा है, बुलेट, क्या फायर हो रहा है, बुलेट। मान लेते हैं कि इसका स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना दूर जा रहा है, 500, ठीक। और इसका जो मास है, ठीक, ये तो मान लेते हैं कि क्या स्पीड हो गया, इसका मास क्या होगा, मास मान लेते हैं कि कितना ले लिया जाए, 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक, कितना, 100 ग्राम, इतना बहुत है। और ये जो गन है इसका मान लेते हैं कि जो मास है कैपिटल M, ये कितना मान लें, मान लेते हैं कि 2 kg है, कितना है, 2 kg, 2 किलोग्राम, ठीक। तो हमें निकालना है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ गन, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना स्पीड ऑफ गन, इसको कभी कभी लिखता है क्या, रिक्वायल स्पीड या रिक्वायल वेलोसिटी, ठीक।
क्या लिखता है, रिक्वायल स्पीड। जो गन है, ठीक, ये पीछे की तरफ मोशन करेगा, बैकवर्ड मोशन, इसी को क्या बोलते हैं, रिक्वायल। क्या बोलते हैं, रिक्वायल। अच्छा, ये जो पीछे मोशन हो रहा है उसी का हमको स्पीड निकालना है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्वायल स्पीड। तो कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि कैलकुलेट रिक्वायल स्पीड ऑफ गन। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे, सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, पी फाइनल इज इक्वल टू क्या, पी इनिशियल। तो पी फाइनल कितना होगा, कैपिटल एम इंटू भी, ठीक, प्लस स्मॉल एम इंटू यू इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। तो हमको क्या निकालना है, ये भी निकालना है। तो भी इज इक्वल टू क्या था, माइनस एम यू अपॉन भी, सबका सॉरी कैपिटल एम, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, तो माइनस एम कितना है, 100 ग्राम है, ठीक, कितना है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को केजी में कर सकते हैं हम लोग कन्वर्ट। ठीक, केजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा, 0.1। कितना आएगा, 0.1। ये इतना केजी है इनटू, अच्छा स्पीड कितना है इस बुलेट का, तो 500 मीटर पर सेकेंड है, अपॉन मास, मास कितना है, किसका, इसका, गन का, 2 kg है, 2। तो निकालते हैं ये कितना आएगा, देखते हैं। ये आ जाएगा माइनस, ये 0 से जाएगा तो पॉइंट हट जाएगा, 50 अपॉन में 2, यानी कि v इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतने स्पीड से पीछे की तरफ एक गन आया होगा, बहुत ज्यादा स्पीड है ये। ठीक, मतलब जिसका बॉडी सॉडी होगा वही इस गन को ऐसा पकड़ के फायर कर पाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो है पीछे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड मोशन होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग वेक्टर साइन लेकर चल रहे थे। तो 25 मीटर पर सेकंड, एक बार इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काफी क्लियर हो गया होगा जहां तक हमको लगता है, नहीं भी हुआ होगा तो अब हो जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ एक सरफेस है, ठीक, एक हॉरिजेंटल सरफेस है, और यहाँ पर दो बॉल है, एक दो, ठीक, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक, ये इधर u1 स्पीड से जा रहा है, ये इधर u2 स्पीड से जा रहा है। ठीक, आफ्टर सम टाइम यहाँ पर हुआ दोनों में कोलिजन हुआ है, इसका मतलब u1 क्या होगा, ग्रेटर रहा होगा किससे, u2 से। ठीक, ये m1 है और ये m2, यहाँ पर क्या हुआ, कोलिजन। ठीक, आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं कि जो ये है m1, ये v1 स्पीड से जा रहा है, ठीक, और ये जो m2 है ये v2 स्पीड से आगे जा रहा है। ठीक, दिया क्या हुआ है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये दिया हुआ है। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, कौन कौन सा ऑप्शन। ठीक,
मान लेते हैं ऑप्शन ए है, ठीक। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। सेकेंड, एफ इंटरनल इज इक्वल टू 0, ठीक। सी, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है मास, ठीक। तो एफ ए बी, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के, ठीक। और मान लेते हैं इसी में एक डी ऑप्शन है, इधर ही लिख देते हैं, ठीक, कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0, ठीक। मान लेते हैं ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। जरूरी नहीं है कि एक ही सही हो, 2 भी सही हो सकता है, हम पहले बता दें, ठीक। तो कौन कौन सा लग रहा है सही होगा, कौन कौन सा इन सब में से सही होगा, चारों में से क्या लग रहा है? ये तो काफी इजी है, पहला वाला क्या होगा? पहला वाला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ m1 u1 m2 u2 लिखा है, मतलब इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या है m1 v1 m2 v2, तो ये फाइनल मोमेंटम है। दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जाहिर सी बात है 0 रहा होगा, ठीक। तो इंटरनल फोर्स, अच्छा ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक, तो इसके अंदर जो इंटरनल फोर्स है वो भी 0 रहा होगा क्या? इंटरनल फोर्स 0 नहीं रहा होगा, ठीक, जरूरी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इंटरनल फोर्स यानी इन सब के अंदर जो फोर्स लग रहा है m1 के m2 के ऊपर, m2 के m1 के ऊपर, तो ये आपस में 0 होगा क्या? नहीं, ठीक। तो इंटरनल जो फोर्स होता है, ठीक, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो 0 नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ सकते हैं, कैसे? मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे बस है, ठीक, क्या है बस, ठीक, इसका टोटल मास पैसेंजर के साथ m है, ठीक, और इधर की तरफ वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? m इंटू वी होगा, बिल्कुल m इंटू वी होगा। अच्छा, इसके अंदर जो पैसेंजर हैं अलग अलग, ठीक, हो सकता है किसी भी वजह से, ठीक, आपस में फाइट स्टार्ट कर दें। क्या स्टार्ट कर दें? फाइट, ठीक। तो आपस में एक दूसरे पे लड़ रहे हैं, ठीक, तो इस पे इधर से फोर्स लग रहा है, इस पे, मतलब इस सिस्टम के अंदर इंटरनली फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, ठीक। इंटरनल फोर्स 0 तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इंटरनल फोर्स 0 नहीं है, क्या है? 0 नहीं है, फिर भी इसका मोमेंटम कुछ ना कुछ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ये जो इंटरनल फोर्स है इन दोनों बॉडी के अंदर, ठीक, यहाँ पे मतलब ऐसे लिखा होगा थ्योरी में कि इंटरनल फोर्स ऑन बॉडी m1 एंड m2 भी 0, तो जरूरी है? जरूरी नहीं है, ठीक, क्योंकि ये इससे जब लड़ेगा तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा पक्का, ठीक, m1 के ऊपर, तो ये जरूरी नहीं है कि 0 होगा, ठीक। तो इंटरनल फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो बॉडी है इस पे इसके वजह से फोर्स लगेगा, ये जो बॉडी है इसको इस पे वजह से, ठीक, अलग अलग बॉडी पे अलग अलग दूसरे बॉडी की वजह से क्या है? फोर्स लगेगा, तो ये जरूरी नहीं है सही हो। ये ये तो बिल्कुल सही है, ठीक। और ये भी सही है, क्यों? क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एफ ए बी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ बी ए, मतलब ये इधर आ जाएगा, एफ ए बी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू क्या? 0। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अगर किसी एक बॉडी का बात करें, ठीक, तो जरूरी नहीं है कि इंटरनल फोर्स किसी एक बॉडी पे क्या हो, 0 हो। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए एक बॉडी के अंदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तब तो 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसको अब कैसे समझा जाए, एक अलग एग्जांपल लेकर। ये तो पहला हो गया, ठीक, कौन सा, बुलेट का और गन का, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। क्या लॉन्च हो रहा है, रॉकेट। क्या लॉन्च हो रहा है, रॉकेट, ठीक। एक रॉकेट ऊपर की तरफ लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो जब भी रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक, तो नीचे क्या ये करता है, फ्यूल छोड़ता है अपना, ठीक, एक थ्रस्ट लगता है। तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ क्या करता है, फ्यूल छोड़ता है, ठीक, जितना भी वेस्ट है। तो ये जब नीचे आता है तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। क्या लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। तो अगर इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एकदम अप्लाइड है, ठीक है। तो ये जो रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक, वहां भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक। ऐसे ही और भी चाहे तो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, मतलब थ्योरेटिकली समझा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक मास है, ठीक, m, और यहाँ पे एक दूसरा मास है m, दोनों का मास सेम है, ठीक। इसका मान लेते हैं वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, 0। और इसका मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कुछ है इधर की तरफ, ठीक। तो ये इससे जाके जब कोलाइड करेगा, क्या करेगा, कोलाइड, इससे जाके कोलाइड करेगा तो दोनों साथ में हो जाएंगे, ठीक। फिर आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो फाइनल स्पीड है ये 0 हो जाएगा, और इसका जो फाइनल स्पीड है ये कितना हो जाएगा, तो ये u के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लें कि इसका वेलोसिटी u1 है, इसका u2 है, और इसका v1 है, इसका v2 है, ठीक। तो ये जो v2 है ये u1 के इक्वल हो जाएगा। कब, अगर इन दोनों का मास सेम है तो। करके देख सकते हैं, ठीक, कैसे। मान लेते हैं कि इसका तो मास m है, इसका भी m, ठीक, सबका मास m m है। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू 0, और इसका मोमेंटम ऐड करेंगे, m इंटू v2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इनिशियल मोमेंटम के, यानी कि m इंटू u1 प्लस m इंटू 0, इसका जो वेलोसिटी है फाइनल, सॉरी इनिशियल, हो तो 0 होगा। तो इधर ये 0 है, तो 0 प्लस m v2 इज इक्वल टू m u1 प्लस 0 हो गया। मतलब कि m v2 इज इक्वल टू कितना आया, m u1, यानी कि m से m गया, v2 इज इक्वल टू क्या, u1, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ऐसे एमसीक्यू में भी ऐसा कुछ कंडीशन दे दे और फिर पूछे कि जो v2 है वो 0 होगा, या v2 है वो u1 के इक्वल होगा, या जो v2 है ट्वाइस ऑफ v1 होगा, ठीक। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो v2 किसके इक्वल हो जाएगा, u1 के। और ये तभी इक्वल होगा जब इन दोनों का मास क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो आई थिंक ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।